Good morning, students. Now we start our today's class in the subject of political science and the chapter of US hegemony. In a previous class, we learned about the types of New World Order and the US hegemony, which is based on their products, which is based on their education policies, which is based on their war affairs. Now we look the hegemony is create a new world order, and which time when we call that the hegemony will be start. Now we are discuss about that types of that's topics. तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हेजेमनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था वो कैसा था, क्योंकि 91 में जब हमारे यहाँ मतलब विश्व में आप देखेंगे कि दोनों ध्रुव में से एक ध्रुव ख़त्म हो गया, यानी एक पोल ख़त्म हो गया और पूरी जो दुनिया थी वो वन सिंगल सिस्टम से ऑपरेट होने लगी। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो क्या उस समय से हेजेमनी, अमेरिकन हेजेमनी स्टार्ट हुई? नहीं। एक्चुअली में अमेरिकन हेजेमनी आप देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद से ही प्रभाव में आना शुरू हो गई। और ये हेजेमनी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ही वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रही थी अपनी पॉलिसीज से, अपनी इकोनॉमी से। लेकिन ये बात बहुत बाद में जाकर क्लियर हुई कि इन सारी चीज़ों की वजह से हम अमेरिकन डोमिनेशन में आ गए हैं, उसके वर्चस्व में आ गए हैं। और ये क्लियर हुई 1990 के दशक में। हम आपको ले जाएंगे जब फर्स्ट गल्फ वार हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और ये वार हुआ था इराक। पहले स्टार्ट कैसे हुआ, बिगनिंग कैसे हुई इस वार की? तो इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेंट किया, आक्रमण किया, और कुवैत एक तरीके से कुवैत का सारा जो प्रशासनिक अमला था वहाँ से वो उसको जाना पड़ा, भागना पड़ा। और इस वजह से अमेरिका ने हम कहेंगे कि यूएन ने तमाम प्रकार के शांति समझौतों का प्रयास किया कि यहाँ पे शांति हो जाए, विवाद ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यूएन ने ऑर्डर पास कर दिया कि इराक के ऊपर मिलिट्री अटैक किया जाए मिलिट्री अटेम्प्ट किया जाए ताकि वहाँ पे शांति स्थापित हो सके। और देखिए ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला काम था क्योंकि अभी इसके पहले कोल्ड वार का एरा जब था तो उस समय यूएन तमाम ऐसे मौके थे जहाँ पे यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन यूएन ने इंटरफेयर नहीं किया। और यहाँ पे डायरेक्ट आप मिलिट्री उतार देने की बात कर रहे हो। तो ये अब देखिए इस प्रकार से दुनिया के सामने अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन डोमिनेशन, अमेरिकन वर्चस्व सामने आ रहा है। अमेरिका ने इस लड़ाई को लीड किया और करीब 6,60,000 सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और कई देश के सैनिक थे इसमें, जिसमें करीब 70% जो सैनिक थे वो अमेरिकन थे, बाकी 30% सैनिक अन्य देशों के थे, क्योंकि वो यूएन की तरफ से फोर्स जा रही थी। तो इराक के उस समय जो डिक्टेटर थे वो सद्दाम हुसैन थे। उन्होंने कहा कि ये 100 लड़ाइयों की एक लड़ाई होगी, यानी कि वो भी अपने आप को खम ठोक रहे थे, अपना दम दिखा रहे थे कि नहीं हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुंह की खानी पड़ी सद्दाम हुसैन को। बहुत जल्दी ही सद्दाम हुसैन ने हार मान ली और ये फर्स्ट गल्फ वार, प्रथम खाड़ी युद्ध, इराक के हार के साथ ख़त्म हुआ। इराक कुवैत को छोड़ करके वापस अपने देश, इराकी फ़ौज चले गए अपने देश में। लेकिन इस लड़ाई ने एक मील का पत्थर साबित कर दिया। इस लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया की जो डिफेंस प्रिपरेशंस हैं वो अमेरिका के सामने कितने बौने हैं, कितने कम हैं, कितने एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही लो लेवल पे हैं। यानी अमेरिका अपने डिफेंस प्रिपरेशन में बहुत आगे था। डिफेंस में अमेरिका काफ़ी आगे निकल चुका था, टेक्निकल मामले में काफ़ी आगे निकल चुका था। स्मार्ट बमों का प्रयोग सबसे पहले किया गया यहाँ पे।
एक जगह बैठ कर के आप वार रूम, आप डायरेक्ट इस एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ पे आपको डायरेक्ट वार के फील्ड में नहीं जाना था, बल्कि आप कहीं दूर सुरक्षित जगह में बैठ कर के कंप्यूटर के माध्यम से बमों को गिरा रहे थे। ये पहली बार हुआ गल्फ वार में, दुनिया ने देखा, इसलिए इसे कंप्यूटर वार भी कहा गया। और इसका लाइव प्रसारण भी करवाया गया। दुनिया ने इस पूरे वार को टीवी पे बैठ करके देखा। और इस वार से कंप्यूटर गेम भी बनाए गए। बहुत सारे लोग एकदम कंप्यूटर गेम की तरह, बहुत सारे ऐसे गेम्स उपलब्ध हुए मार्केट में, अभी भी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ब्रांडिंग की अमेरिका ने इस पूरे वार की, बहुत ज़बरदस्त ब्रांडिंग की, ताकि अपनी ताकत को वो दुनिया को दिखा सके, अपनी क्षमता को वो दुनिया को दिखा सके और दुनिया उसकी अर्दब में आ सके, उसके नीचे सर झुका सके। और हुआ यही। ये पहला समय था जब अमेरिका ने विश्व को अपना डोमिनेशन दिखाया, अपना ताकत दिखाया, और विश्व आश्चर्यचकित होकर के अमेरिका के इस डोमिनेशन को देख रहा था, अमेरिका की इस ताकत को देख रहा था। और ये एक ऐसा पहला वार था जिससे अमेरिका ने जितना पैसा वार में लगाया नहीं, खर्च नहीं किया, उससे ज़्यादा अमेरिका ने कमा लिया। वार के नाम पे अमेरिका को सऊदी अरब, जापान, जर्मनी जैसे देशों से बहुत सारा आर्थिक मदद मिला। और कहने को इस वार में 34 देशों की सेना ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 70% जो फौज थी वो अमेरिका की अपनी थी। तो इस तरीके से ये पहला दौर माना जाएगा जब दुनिया को अमेरिका की ताकत का एहसास हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद जब वन पोल सिस्टम ऑपरेट हुआ, एक ध्रुवीय देश बन गया विश्व, एक ध्रुवीय विश्व बन गया, देश नहीं कहेंगे, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। तब दुनिया को, इस फर्स्ट गल्फ वार से दुनिया को ये पता चला कि अमेरिका के पास अप्रत्याशित रूप से आर्थिक और सैन्य ताकत दोनों है। आगे हम देखेंगे इसके कि अमेरिका में क्लिंटन का दौर, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार माने जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट पॉलिटिक्स करती है। रिपब्लिक पार्टी जो है वो थोड़ा सा रेडिकल पॉलिटिक्स माना जाता है रिपब्लिक पार्टी का। और रिपब्लिक पार्टी के आपके जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में, तो जो राष्ट्रपति थे उस समय वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर थे। हाँ, 2 बुश हुए हैं, एक बुश आप लोगों को याद होना चाहिए कि सीनियर ये 92 के एरा में थे। और फिर बिल क्लिंटन आते हैं और करीब 8 साल बाद जब फिर से चुनाव होता है अमेरिका में, तो इन्हीं जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के पुत्र जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर आते हैं। और फिर यही अमेरिका इराक से, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इराक से वार करता है, इराक से झगड़े होते हैं उसके, और ये अमेरिकन इराक वार इराक को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन, और इनसे 1992 में रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर चुनाव हार जाते हैं, तब जब वो खाड़ी युद्ध ताज़ा जीते होते हैं। और क्लिंटन के इस युद्ध को जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो रहता है, बिल क्लिंटन इसके साथ ये 8 सालों तक राष्ट्रपति रहे। और चुनाव की बात हम कर रहे थे, तो चुनाव जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर हार जाते हैं। और ये चुनाव जो होता है, ये चुनाव एक दूसरे मुद्दे पे होता है। ये बिल क्लिंटन जिस बिहाफ पे ये चुनाव जीते थे वो ये था कि हम घरेलू मामलों में ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि विदेशी मामलों में ज़्यादा फोकस करेंगे। और जनता इसी बिहाफ पे इनको वोट देती है, ये चुनाव जीतते हैं। घरेलू नीतियों पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। और 1996 में दोबारा चुनाव होता है, ये दोबारा चुन करके आते हैं, यानी 8 साल तक ये राष्ट्रपति बने रहते हैं। और इन 8 साल के दौरान में इन्होंने बहुत ज़्यादा विश्व में युद्धोन्माद नहीं फैलाया, अपने आप को घरेलू मोर्चे तक सीमित रखा। लेकिन नरम मुद्दे जो सॉफ्ट पॉलिसीज़ थी, ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते रहे, हार्ड पॉलिटिक्स नहीं। हार्ड पॉलिटिक्स यानी कि डायरेक्ट वार
जैसी चीज़ें नहीं की है, बल्कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स इसमें जैसे था कि जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे थे और वर्ल्ड ट्रेड का जो मुद्दा था, इन मुद्दों पे बिल क्लिंटन का जो प्रशासन था अपना फोकस रखा, वर्ल्ड लेवल पे फोकस रखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन समय में जो अमेरिकन सेना थी वो खाली बैठी थी, उसने कुछ नहीं किया और वो मतलब बिल्कुल शांत माहौल था, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि अमेरिकन सेना इस समय भी दो जगहों पे अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल किया था। जो पहला जगह था कोसोव, जो कि यूगोस्लाविया का एक स्टेट था जहाँ पे अल्बानिया लोग रहते थे। हम लोग कोल्ड वार वाले चैप्टर में इस मामले में पढ़े थे, इन चीज़ों के बारे में पढ़े थे। और ये 1999 की बात थी, सेकंड चैप्टर था शायद। और हम लोग शॉक थेरेपी में इस मुद्दे को हम लोगों ने देखा था, शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी के बाद का जो टॉपिक था, तो खैर अभी हम बता रहे हैं यूगोस्लाविया में। तो यूगोस्लाविया का कोसोव स्टेट, वहाँ पे अल्बानियान लोग थे। अल्बानियान लोग अपने आप को अलग करना चाहते थे, तो यूगोस्लावियन गवर्नमेंट ने उनको ज़बरदस्ती हिंसा के माध्यम से दबाना चाहा। और अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिकन फ़ौजों के नेतृत्व में नाटो, जो कि उनका संगठन था, नाटो ने वहाँ 2 महीने तक बमबारी की। बमबारी होने के कारण वहाँ पे जो सरकार थी स्लोबोदान मिलोसेविच, ये एक रशियन नाम है, रशियन जॉनर का नाम है, हालांकि उनका अपना अलग कंट्री है। उनकी सरकार गिर गई और नाटो, वहाँ जो नाटो थी वहाँ की सत्ता पे काबिज हुई। फिर वहाँ पे सत्ता लोकल लोगों के हाथों में दी गई। तो ये पहला इंसिडेंस था। और दूसरा इंसिडेंस हुआ नैरोबी केन्या में और दार एस सलाम तंजानिया में। इन जगहों पे जो अमेरिकन दूतावास थे, तो वहाँ पे 1998 में बमबारी की गई। और ये बमबारी, अमेरिका को शक था कि अलकायदा, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था, तो अमेरिका को शक था कि उसने ये जो हमले हैं अमेरिका ने करवाए हैं, अलकायदा ने करवाए हैं। और अलकायदा को लीड करने वाला जो था ओसामा बिन लादेन, इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो ओसामा बिन लादेन ने करवाए अलकायदा के माध्यम से। अलकायदा उनका अपना संगठन था, अतिवादी इस्लामिक संगठन था, रेडिकल इस्लामिक संगठन था, जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था। तो इसको लेकर के अमेरिका ने सूडान और अफ़गानिस्तान, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि इन्हीं जगहों पे अलकायदा का मेन हेडक्वार्टर होगा, मुख्य जो इनके जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े आतंकवादी हैं, वो यही जगहों पे होंगे। तो यहाँ पे कई बार क्रूज़ मिसाइलों से हमले किए अफ़गानिस्तान में और सूडान में। और इस वार को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। इस पूरे वार को नाम दिया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच ऐसे चला। और ये देखिए, ये वो दौर था, ये 90s का दौर था, जब बिल क्लिंटन, जो कि बहुत सॉफ्ट नेचर के माने जाते थे, अपने स्वच्छ छवि को लेकर के, और बहुत ज़्यादा ये युद्धोन्मादी नहीं थे, वार को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं थे, बल्कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और जूनियर दोनों के दौर में देखा गया कि ये दोनों वार को लेकर के बड़ा ही सीरियस रहते थे, धमकी देते रहते थे विश्व को, जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है। तो ये बिल्कुल उसके विपरीत थे और बिल क्लिंटन। और इनके दौर में अमेरिका ने ऐसी जगहों पे बमबारी की, खास करके ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच में अगर आप देखिए, तो अमेरिका ने जब सूडान और अफगानिस्तान में हमले किए, तो इसने यूनाइटेड नेशन से एक तरीके से सहमति लेना या उससे पूछना, उससे आदेश पारित करवाना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं समझा। जबकि एक जिम्मेदार कंट्री होने के नाते इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी देश पे हमला करने से पहले यूनाइटेड नेशन से बाकायदे इसका परमिशन लेना चाहिए, इसके मामले में, इस लड़ाई के मामले में अनुमति लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, न किसी कानून की परवाह की, बल्कि अमेरिका के ऊपर यह आरोप भी लगा उन दौरान कि जहाँ पे अमेरिका ने हमले किए, तो वो सारे जगह आतंकवादी ठिकाने थे, बल्कि कुछ नागरिक ठिकाने भी थे जहाँ नागरिकों की मौत भी हुई। तो अमेरिका इन परवाहों का, इन आरोपों का कोई परवाह नहीं किया और उसने लगातार हमले किए। और एक बार
अगर देखा जाए कि ये चीज़ें, ये तो एक शुरुआत भर थी। इसके बाद आगे अब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में कि अमेरिका ने इसके आगे कई लड़ाइयाँ और लड़ी, और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जहाँ पे वैश्विक कानून व्यवस्था को ताक पे रख दिया, बिल्कुल किसी की बात नहीं मानी, जो उसके मन में आया वो किया। और हम आगे देखेंगे 9/11 के बाद क्या हुआ और उसके बाद फिर इराक वार के बारे में क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये जो हम टॉपिक अभी बताएं इनको आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।